Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to do input output analysis. Okay, so let's begin the class. First of all, we have to know what is input output analysis. Okay, so इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिकोड करेंगे इसके नाम को ही. इसका नाम क्या है? इनपुट आउटपुट एनालिसिस. मतलब कि किसी इंडस्ट्री का इनपुट या किसी इंडस्ट्री का आउटपुट दूसरे इंडस्ट्री के लिए क्या होगा, उसका इनपुट बनेगा. मतलब फॉर एग्जाम्पल कि मान लो एग्रीकल्चर है, उसका एंड प्रोडक्ट है वीट. वीट एक फार्मर है, उसका उसका काम ही है वो बीज लगाया एंड बीज के बाद उसको एंड प्रोडक्ट उसका निकला वीट. तो जो वीट है वो जो है वो सप्लाई कर देता है किसी ब्रेड फैक्ट्री में. ठीक है, तो जो ब्रेड फैक्ट्री है उसके लिए जो वीट है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, वो वीट क्या है, उसका रॉ मटेरियल है, उसका इनपुट है एंड वो बनाएगा ब्रेड. तो वो ब्रेड जो होगा वो उसका फाइनल प्रोडक्ट होगा. किसके लिए? ब्रेड इंडस्ट्री के लिए. ठीक है, तो जो ये इनपुट आउटपुट एनालिसिस है ये इसी चीज को बताती है कि किसी भी मतलब किसी इंडस्ट्री का आउटपुट जो है किसी और इंडस्ट्री के लिए उसका इनपुट हो सकता है. ठीक है, और इसी एनालिसिस को जो है वो स्टडी करते हैं हमारे वेस्ले लियोनटिफ. ठीक है, वेस्ले लियोनटिफ का ये मॉडल है इनपुट आउटपुट एनालिसिस. ठीक है, अच्छा अब देखो इसको सिंपल आइडिया फॉर एग्जांपल में लेके चलो कि ये कहता है कि एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री का आउटपुट यूज करती है. ठीक है, ये मॉडल इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर के बीच में रिलेशनशिप शो करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर लें कि एक इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री का आउटपुट है उसकी इलेक्ट्रिसिटी, तो वो सारी इंडस्ट्रीज के लिए इनपुट का काम करेगी. सब जगह इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, तो वो लेकिन उनका फाइनल आउटपुट नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी से कुछ और प्रोड्यूस कर रहे होंगे. ठीक है, सो इस तरह से. और बेस्ट एग्जाम्पल एग्रीकल्चर का है, उससे ज्यादा आपको क्लियर हो पाएगा. ठीक है, अच्छा अब हमने समझा इनपुट आउटपुट एनालिसिस के बारे में, इसके नेम को डिकोड किया. इसको किसने दिया है? वेस्ले लियोनटिफ ने. अब दूसरी चीज आती है एजम्पशन की. ठीक है, हमें पता है कि कोई भी दुनिया में थ्योरी बनती है उसके कुछ अजम्पशंस होते हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा इंडक्टिव एनालिसिस, मतलब मोस्टली जो होता है इंडक्टिव एनालिसिस किया जाता है. इंडक्टिव एनालिसिस का मतलब कि थोड़ा सा रिसर्च, मतलब 10 लोगों पे किया गया, 1000 लोगों पे किया गया एंड मोस्टली जनरलाइज कर दिया जाता है, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि सारा ही डाटा एक्यूमुलेट कर लिया जाए. ठीक है, तो उसी तरह जब ये थ्योरी बनती है तो उनमें अजम्पशन सेट किए जाते हैं. क्यों अजम्पशन लिए जाते हैं? कि भाई मैंने अपनी ये जो एनालिसिस पढ़ी है ये सेट ऑफ अजम्पशन के थ्रू पढ़ी है कि इसमें जो है अदर फैक्टर कांस्टेंट थे. अब मान लो कोई पढ़ रहा है कि नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई पे अफेक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे. ठीक है, लेकिन वो जो है शॉक सिचुएशन को कांस्टेंट रखेगा. भाई अब उसकी स्टडी तो बस इतना ही है, डिमांड एंड सप्लाई पे अफेक्ट देखना. अब कोई सडन चेंजेस आ गया, फ्लड आ गया, कुछ वर्ल्ड वॉर हो गया, तो उस चीज को वो स्टडी नहीं कर रहा, उसके पास डाटा नहीं है, तो वो उसके अजम्पशन में आ जाता है कि मैंने इन इन चीजों को कांस्टेंट माना है, मैंने इन इन चीजों को लिया है और उसके बाद मैंने ये थ्योरी दी है. तो अगर ऐसी सिचुएशन किसी इकोनॉमी में होगी तो ये थ्योरी जो है अप्लाई होगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग मोस्टली देखते हैं थ्योरीज में फुल एम्प्लॉयमेंट अजम्पशन लेना कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉय, पर हमें पता है रियल कंडीशन में कभी फुल एम्प्लॉयमेंट होती ही नहीं है. ठीक है, तो क्या वो थ्योरी रिलेवेंट नहीं होती है. फिर भी वो थ्योरी रिलेवेंट होती है. अगर वो कंडीशन होती तो बेस्ट पॉसिबल में रिलेवेंट होती, बट वो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन नहीं होती है, बट उनसे उसके आसपास भी अगर किसी इकोनॉमी में कंडीशन होती है तो वो थ्योरी अप्लाई हो जाती है. ठीक है, चलो अब हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस की अजम्पशन की बात करते हैं कि ये जब एनालिसिस वेस्ले जो लियोनटिफ है वो कर रहे थे, तो उन्होंने क्या चीजों को अजम्पशन लिया था और फिर इस एनालिसिस को दिया था. ठीक है, तो पहला जो है कि उन्होंने पहला फिक्स प्रोपोर्शन रखा था. फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन. ठीक है, तो फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे कि इनपुट का रेशियो जो होगा यहाँ पे फिक्स्ड होगा. ठीक है, मान लो कि फॉर एग्जांपल एक कार बनाने के लिए 2 टन स्टील चाहिए. ठीक है, तो 4 टायर जो है ऑलवेज सेम मतलब क्वांटिटी लगेगी.
ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि एक कार बनाने के लिए 2 टन स्टील है तो 2 टन, तुम यहीं से समझ लो, तो 2 टन स्टील जो है वो कांस्टेंट, वो इनपुट जो है कांस्टेंट मान रहा है, ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा जो एजम्पशन वेस्ले लियोन्टिफ ले रहे हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है। देखिए अपने इस स्टडी को कितना मतलब बाहरी चीजों से अफेक्ट ना हो, वो उन्होंने बस एक पर्टिकुलर चीज को स्टडी किया है, बाकी चीजों को कांस्टेंट या फिक्स रख दिया है, ठीक है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मतलब कि अगर प्रोडक्शन डबल करोगे तो इनपुट भी डबल होगा, वो ऐसा मानते हैं, ठीक है। तीसरा उन्होंने अपनी थ्योरी जो है उसमें ये अजम्पशन लिया कि सिंगल प्रोडक्ट इंडस्ट्री उन्होंने लिया। याद रखना, ये आज नहीं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पेपर में तो अजम्पशन याद रखने ही पड़ेंगे लिखने के लिए। तो क्या है, फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, तीसरा सिंगल प्रोडक्ट इंडस्ट्री, ठीक है, उन्होंने ये अजम्पशन लिया। चौथा उन्होंने अजम्पशन लिया, टेक्नोलॉजी को भी उन्होंने कांस्टेंट रखा, ठीक है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट। तो देखो उन्होंने क्या क्या चीजें कांस्टेंट रखी है, तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल माना है, टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रखी है, फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन को बोल मान रहे हैं, और सिंगल प्रोडक्ट इंडस्ट्री, ठीक है। ये सारे अजम्पशन लेने के बाद वो ये थ्योरी जो है देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी जो है वो क्यों कांस्टेंट मानते हैं, वो मानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है चेंज नहीं होती है इस केस में, ठीक है। और सिंगल प्रोडक्ट इंडस्ट्री का लेने का कारण क्या है कि हर इंडस्ट्री एक ही मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, ऐसा वो थ्योरी इस तरह से लेके वो अपनी थ्योरी देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया एजम्पशन की बात, इनपुट आउटपुट एनालिसिस की। अब देखते हैं स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर लियोन्टिफ मॉडल का स्ट्रक्चर जो है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो लियोन्टिफ मॉडल का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से नहीं, मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको लियोन्टिफ मॉडल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ इनपुट आउटपुट, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इनपुट आउटपुट कह लो या लियोन्टिफ के मॉडल का कह लो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो ये इसको हम टेबल फॉर्म में एक रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं सेक्टर, जो हमने पहले एग्जांपल लिया था एग्रीकल्चर सेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा जो है हम इंडस्ट्री ले लेते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर लेते हैं, इंडस्ट्री लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर का डाटा लेते हैं, ठीक है, इधर हम इंडस्ट्री का डाटा लिखते हैं, ठीक है, और फाइनल डिमांड चेक करते हैं, फाइनल डिमांड। इस तरह के टेबल फॉर्म में जो है इनपुट आउटपुट एनालिसिस को हम शो करते हैं, ठीक है। मान लो एग्रीकल्चर 20 है, इंडस्ट्री 30 है, इधर फाइनल डिमांड हमारा टोटल डिमांड 20 + 30 क्या होगा 50, ठीक है। एग्रीकल्चर की डिमांड 20 है, इंडस्ट्री की डिमांड 30 है, एग्रीकल्चर की डिमांड 10 है, इंडस्ट्री की 40 है, तो फाइनल डिमांड यहाँ पे भी 50 है, ठीक है। मतलब क्या इस टेबल से क्या पता चल रहा है, जो मैंने टेबल लिया, आपको डाटा क्वेश्चन में देगा ही, ऑब्वियसली हमेशा ही देगा, या आप कभी कोई थ्योरी भी लगाओगे तो आपके पास डाटा होगा ही, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, कि ये क्या चीज है, ये बस एक टेबल में आपने अपने डाटा को डाल दिया है जो आपने रिसर्च करके ले आए, ठीक है। तो मान लो मतलब इसका ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने एग्रीकल्चर को 20 दिया, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर ने एग्रीकल्चर को 20 दिया, एग्रीकल्चर ने इंडस्ट्री को कितना दिया, तो एग्रीकल्चर ने इंडस्ट्री को 30 दिया, ठीक है। और उसके बाद जो फाइनल जो है 50 जो है कंज्यूमर को गया, फाइनल जो है रिमेनिंग जो 50 है वो किसको गया, फाइनल डिमांड जो है, फाइनल डिमांड 50 कंज्यूमर को मिला, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है 20 कर रही थी, वो जब दे रही है अपना आउटपुट इंडस्ट्री को, तो वो 30 बन जा रहा है, और जो इंडस्ट्री आउटपुट दे रही है वो फाइनल डिमांड में जाके क्या बन जा रहा है 50 बन जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली फॉर सेकेंड इंडस्ट्री के लिए भी, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं टेक्निकल कोफिशिएंट के बारे में। अभी हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट लियोन्टिफ मॉडल, अब हम देखेंगे टेक्निकल कोफिशिएंट क्या होता है इनपुट आउटपुट मॉडल में, ठीक है। तो टेक्निकल कोफिशिएंट का जो है फॉर्मूला है, टेक्निकल कोफिशिएंट, देखो कोफिशिएंट हमेशा हमने स्टैटिस्टिक्स वगैरह में पढ़ा ना, तो कोफिशिएंट जहां भी लिखा हो वहां कुछ तो फॉर्मूला होगा ही अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमको टेक्निकल का कोफिशिएंट का फॉर्मूला लेना है, ठीक है। तो वो होता है AIJ इक्वल टू XIJ अपॉन में XJ, ठीक है। जहां पे XIJ जो है वो क्या है, XIJ जो है वो सेक्टर
सेक्टर आई से सेक्टर जे को इनपुट। ठीक है, मतलब देखो ये इसको मान लो इंडस्ट्री मान लो, जे को एग्रीकल्चर मान लो, या आई को एग्रीकल्चर मान लो, जे को इंडस्ट्री मान लो। तो जो सेक्टर आई का क्या है, जो सेक्टर आई से सेक्टर जे को जो जा रहा है इनपुट, वो है एक्स आई जे। ठीक है, मतलब जो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री को जा रहा है उसको हम ले रहे हैं एक्स आई जे। ठीक है, और एक्स जे क्या है, एक्स जे जो है टोटल आउटपुट ऑफ सेक्टर जे। ठीक है, मतलब मान के चलो ये हम किसको भेज रहे थे, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, तो ये टोटल आउटपुट किसका है, इंडस्ट्री का है। ठीक है, ये टोटल आउटपुट इंडस्ट्री का है, जो ओवरऑल टोटल आउटपुट इंडस्ट्री क्या प्रोड्यूस करती है। और ये जो एक्सआईजे है ये एग्रीकल्चर से जो इनपुट जा रहा है इंडस्ट्री को, ये वो है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, एग्रीकल्चर से 20 जो जा रहा है इंडस्ट्री में, तो ये 20 जो है एक्सआईजे है, और ये जो इंडस्ट्री बना रही है टोटल आउटपुट, तो ये है तुम्हारा एक्स जे। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो देखो, बस याद करना, बहुत सिंपल चीज है। आप एक चीज याद रखो कि इनपुट आउटपुट मॉडल क्या होता है, किसने दिया है, उसके एजम्पशन क्या है, दूसरा उसका टेक्निकल कोफिशिएंट का फॉर्मूला कैसे शो होता है, तो ए आई जे इक्वल टू एक्स आई जे अपॉन में एक्स जे। ठीक है, और अगर इसी फॉर्मूले को हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसे हम लियोनटिव सॉरी मैट्रिक्स फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं लियोनटिव इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लियोनटिव इक्वेशन। ठीक है, तो कैसा दिखेगा लियोनटिव इक्वेशन, तो लियोनटिव इक्वेशन इस तरह का दिखेगा, ए एक्स प्लस एफ। ठीक है, अब इसको याद रख जाना कि मैट्रिक्स फॉर्म में या लियोनटिव इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है, तो एक्स जो है ये टोटल आउटपुट वेक्टर है, टोटल आउटपुट, नाम से मत घबराओ, वेक्टर वेक्टर, तो बस ये देख लो एक्स जो है टोटल आउटपुट है, ए जो है टेक्निकल कोफिशिएंट है। ठीक है, टेक्निकल कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, टेक्निकल कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ठीक है, अब उसके बाद एक्स जो है वो क्या है, एक्स जो है तो वही क्या कहते हैं, आउटपुट हो गया। एफ जो है क्या है, एफ जो है फाइनल डिमांड है, एफ जो है फाइनल डिमांड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लियोनटिव का इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम अगर रीअरेंज करें तो रीअरेंज करेंगे इसी इक्वेशन को, जो x इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ है, इसको क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं कि x ए एक्स को इधर कर चल फेंक दे और यहाँ पे f। ठीक है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखो x तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो ये भी इस तरह से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x इक्वल टू एफ सॉरी x इक्वल टू 1 माइनस ए माइनस 1 एफ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, तो डिवाइड को जब हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो वहां पे -1 शो कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो, बस इसी इक्वेशन को मैंने थोड़ा तोड़ मरोड़ के सब्स्टिट्यूट करके इधर उधर करके ये जो है ये ले आ दिया। ठीक है, जिसमें 1 माइनस ए जो हमारा मल्टीप्लाई में था उसको डिवाइड में कर दिया, जिसके लिए हमने -1 लगा दिया। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में शो करने के लिए। ठीक है, तो ये जो बना हमारा क्या बना, ये बनेगा हमारा लियोनटिव इनवर्स, इसे कहते हैं लियोनटिव इनवर्स। समझ आया, ये है लियोनटिव इनवर्स। ऑब्वियसली -1 है तो इनवर्स ही शो हो रहा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं लियोनटिव इनवर्स, इसे बोलते हैं लियोनटिव इक्वेशन। ठीक है, अब चलो चलते हैं नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, हॉकिंस साइमन कंडीशन, इसी इनपुट आउटपुट मॉडल में ही। इनपुट आउटपुट मॉडल में हमने ये देख लिया टेक्निकल कोफिशिएंट क्या है, टेक्निकल मैट्रिक्स देख लिया, लियोनटिव इनवर्स देख लिया, बाकी ये सब बैकवर्ड लिंकेज फॉरवर्ड लिंकेज कुछ है नहीं, फालतू है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं हॉकिंस साइमन कंडीशन के बारे में, जिस हॉकिंस साइमन कंडीशन इकोनॉमिक वायबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या है कंडीशन, तो ये जो हॉकिंस साइमन कंडीशन है ये चेक करता है कि इकोनॉमी का सिस्टम जो है फिजिबल है या नहीं है। ये क्या है, चेक मेथड है एक तरह से,
चेक करता है कि जो इकोनॉमी सिस्टम है, इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी का सिस्टम जो है वो फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, मतलब क्या कि इंडस्ट्री जो है इनफ प्रोडक्शन कर पाएगी या नहीं। ठीक है, तो हाकिन साइमन कंडीशंस है। तो इसकी जो कंडीशंस हैं वो दो कंडीशंस होती हैं, अगर वो मीट कर जाएंगी तो मतलब इकोनॉमी वाइबल है, अगर नहीं मीट करेंगी तो वो इकोनॉमी जो है इनवाइबल है। तो ये जो है हाकिन साइमन द्वारा दिया गया है, इसी वजह से इसको हाकिन साइमन कंडीशन की बोला जाता है। और हाकिन साइमन कंडीशन उन्होंने क्यों दिया था, ये चेक करने के लिए कि इकोनॉमी का सिस्टम जो है फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हॉकिन साइमन कंडीशन को। यहीं पे बनाती हूँ हॉकिन साइमन कंडीशन, यहाँ पे नहीं होगा, एक सेकेंड। देखो हॉकिन साइमन कंडीशन के लिए हमको बस दो कंडीशन जानने हैं, अगर वो मीट होता है तो इकोनॉमी जो है वाइबल है, अगर नहीं मीट होता है तो क्या है, इकोनॉमी जो है नहीं है वाइबल। ठीक, तो देख लेते हैं क्या कंडीशन है हॉकिंस की, क्या कहते हैं वो। तो देखो हॉकिन साइमन कंडीशन को एक मैट्रिक्स के थ्रू समझो। ठीक है, तो हॉकिन साइमन कंडीशन 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं अपनी थ्योरी जब वो चेक करते हैं या बताते हैं, तो 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं। मान लो मैट्रिक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A11, कुछ भी नंबर भी लिख लो, A12, A21, A22। ठीक है, ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अच्छा अब अगर मान लो हॉकिन साइमन कंडीशन पे जाए तो I माइनस ए जो है वो क्या होगा, इसमें आप क्या करोगे, 1 माइनस कर दोगे इससे। ठीक है, आप यहाँ पे A/1 -2 हो जाएगा, यहाँ पे A21 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस A22 हो जाएगा। देखो अब ध्यान से समझो कि जब हम I माइनस ए, ये तो पहले एक मैट्रिक्स था। ठीक है, इसमें से जब हम I माइनस ए करते हैं तो क्या हो जाता है कि 1 में से A11 में से जाएगा और एक यहाँ पे भी 1 माइनस A22 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों जो है वो माइनस में बदल जाते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स जो चेंज होके इस फॉर्म में आ जाती है, बस याद रखना कि ये जो सिंपल मैट्रिक्स है वो बदल के इस फॉर्म में आ जाती है, जहां पे ये अपोजिट जो है वो 1 से माइनस होते हैं और बाकी जो ये अपोजिट है ये माइनस की साइन अपने आगे लगा लेते हैं। ठीक है, अच्छा कंडीशन क्या है हॉकिंस की, तो कंडीशन पहला वो कहते हैं, कंडीशन फर्स्ट उनकी है कि अगर 1 माइनस A11, ठीक है, A11 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, पहला कंडीशन ये, और दूसरा कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेंट जो है पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि इस मैट्रिक्स का जो भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 1 माइनस A11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस A22, डिटर्मिनेंट यही होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसमें माइनस करेंगे A12 A21। ठीक है, तो ये भी जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट आए वो पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन 2 ये कहती है। ठीक, अच्छा तो अब देखो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो सिस्टम जो है वो क्या है, प्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, अगर अदरवाइज अगर ना हो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई तो नॉन प्रोडक्टिव है। ठीक है, अच्छा अब देखो एक न्यूमेरिकल से इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, हॉकिन साइमन कंडीशन से लेके इनपुट आउटपुट मॉडल तक हम जो है एक न्यूमेरिकल से इस चीज को समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स लेती हूं मैं। ठीक है, नंबर अब डालती हूँ, मान लो टेक्निकल कोफिशिएंट, अगर क्वेश्चन दे दिया टेक्निकल कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कुछ नहीं, टेक्निकल कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर जिसने पढ़ा होगा, या मैंने शायद इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बनाया है, टेक्निकल कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, टेक्निकल कोफिशिएंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो ये मान लो एक सिंपल 2x2 मैट्रिक्स ले लिया, 0.3 यहाँ पे लिख दिया, 0.4, 0.2, 0.1, ये एक नंबर ले लिया। ठीक, अब हमको कह दे कि चेक करो हॉकिन साइमन कंडीशन, तो हॉकिन साइमन कंडीशन चेक करने के लिए हमें सारे ही इनपुट आउटपुट मॉडल के स्टेप से गुजरना पड़ेगा, तभी तो लास्ट में चेक करेंगे। तो देखो हॉकिन साइमन कंडीशन चेक करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, सॉरी इनपुट आउटपुट सारे ही नहीं, मतलब ये तो फाइंड करेंगे ना, I माइनस ए, ये तो फाइंड करेंगे।
तो I माइनस ए में मैंने क्या बताया था कि जब ये जो है इसको मान लो हम बदल लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या बोला था, ये सिंपल मैट्रिक्स है, तो जब I माइनस ए करेंगे तो मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, पहले वाले में 1 से माइनस होगा, इधर भी 1 से माइनस होगा, और इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन ये लगा दिया। ये हमें पता है कि हॉकिंस साइमन कंडीशन में इस तरह से I माइनस ए जो है चेंज होता है, ठीक। तो अब नंबर क्या है, 0.3, 0.1, ये 0.2 और ये क्या है 0.4 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा हॉकिंस साइमन कंडीशन का मैट्रिक्स, ठीक है। अब चलो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि तो यहाँ पे आएगा 0.7, यहाँ माइनस 0.2, यहाँ पे आएगा माइनस 0.4 और यहाँ पे आएगा 0.9, ठीक है। ये आ गया हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, पहला स्टेप हमारा डन, हमने हॉकिंस साइमन कंडीशन में अपनी मैट्रिक्स, सिंपल मैट्रिक्स को चेंज कर दिया। अब स्टेप 2 हमारा ये होगा कि हम वो दोनों कंडीशन चेक करेंगे। पहली कंडीशन क्या थी कि जो है ये क्या होना चाहिए, 1 माइनस A11 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 से होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो यही थी ना कि ग्रेटर देन 0 से होना चाहिए। तो देखो 0.7 है तो ग्रेटर देन 0 ही है, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अभी तो लग रहा है कि ये हॉकिंस साइमन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब पहला तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, दूसरा कंडीशन क्या था इसमें कि डिटरमिनेंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो चलो अब डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0.7 इंटू 0.9, ठीक है, 0.7 इंटू 0.9 माइनस माइनस 0.2 माइनस 0.4, ठीक है। अब देखो, अब क्या आंसर आ जाएगा डिटरमिनेंट का सॉल्व करने पे, इसको तो सॉल्व करने पे 0.63 इधर हो जाएगा, इधर आएगा 0.08, ठीक है। और तो ओवरऑल क्या आया 0.55, ठीक। तो अब 0.55 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, करेक्ट 0 है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब ये जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे कि सिंस बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाई, तो जो सिस्टम है वो क्या है, प्रोडक्टिव है। जो सिस्टम है क्या है, प्रोडक्टिव है, और हॉकिंस साइमन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। हो गया, तो अब क्लियर हो गया हमारा कि हॉकिंस साइमन कंडीशन क्या है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, लियोनटिफ मॉडल। लियोनटिफ मॉडल क्या है, एक सेक्टर का आउटपुट दूसरे सेक्टर का इनपुट होता है। हॉकिंस साइमन कंडीशन का क्या हमने पढ़ा कि चेक करता है कि इकोनॉमी प्रोडक्टिव है या नहीं है, ठीक है। चलो दैट्स इट। अब इसके बाद हम देखते हैं ओपन एंड क्लोज इनपुट आउटपुट मॉडल। ओपन वर्सेस क्लोज इनपुट आउटपुट मॉडल कह रहा है, ठीक है। तो फाइनल डिमांड जो होता है ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल में, जो लियोनटिफ की है, वो उसमें क्या होता है, फाइनल डिमांड जो होता है वो एक्सोजीनियस गिवन फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। जो फाइनल डिमांड है ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल जो कि लियोनटिफ द्वारा दी गई है, उसमें जो फाइनल डिमांड होता है वो एक्सोजीनियस होता है। जो क्लोज्ड इनपुट आउटपुट मॉडल होती है उसमें फाइनल डिमांड जो है वो इंडोजीनियस होता है, वो मॉडल के विद इन डिटरमाइंड होता है, ठीक है। और ये आउटसाइड मॉडल के डिटरमाइन होता है फाइनल डिमांड, ये विद इन डिटरमाइन होता है। याद रखना, क्लोज मतलब बंद, तो विद इन होगा, और ओपन मतलब क्या, ओपन मतलब खुला, तो जो है बाहर से आएगा, कोई भी आ जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सोजीनियस फाइनल डिमांड ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल में, एंडोजीनियस डिमांड फाइनल डिमांड होगा क्लोज इनपुट आउटपुट मॉडल में, ठीक है। हाउस होल्ड्स की बात करें तो एक्सोजीनियस ट्रीट किया जाता है ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल में हाउस होल्ड को एक्सोजीनियस, ठीक है। और जो अनदर इसमें क्लोज इनपुट आउटपुट मॉडल में ट्रीटेड एज ए अनदर सेक्टर, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, हाउस होल्ड को ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल में तो एक्सोजीनियस माना जाता है, पर जो क्लोज इनपुट आउटपुट मॉडल अगर क्वेश्चन में दिया हो तो हाउस होल्ड को भी एक अनदर सेक्टर माना जाता है, ठीक है। अच्छा, यूज क्या है ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल का, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को एनालिसिस करने का, और क्लोज इनपुट आउटपुट मॉडल जो हम यूज करते हैं जनरल इक्विलिब्रियम को एनालिसिस करने का, ठीक है। जो हमने देखा सॉल्यूशन ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल का, ये इनवर्स लियोनटिफ का है, 1 माइनस ए माइनस 1 और डी, ठीक है। ये मोर कॉम्प्लेक्स है, हाउस होल्ड सेक्टर को ऐड किया जाता है ए मैट्रिक्स में, ठीक है। तो क्लोज इनपुट आउटपुट मॉडल हमें इतना जरूरी नहीं है पढ़ना क्योंकि पूछता नहीं है, ठीक है। चलो
अब देखते हैं किसने डेवलप किया है और कब। तो 1941 में वेस्ले लियोंटिफ ने ये डेवलप किया था। इनको नोबेल प्राइज भी 1973 में मिला था इस चीज के लिए, ठीक है। 1941 में उन्होंने डेवलप किया था और 1973 में जाके इनको नोबेल प्राइज भी मिला था और उन्होंने पब्लिश किया था द स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी करके पेपर पब्लिश किया था, जो कि फर्स्ट इंपेरिकल मतलब प्रूफ बेस्ड जो इनपुट आउटपुट टेबल था, ठीक है। फिर 1944 में जो लियोंटिफ है, ठीक है, उन्होंने डायनामिक इनपुट आउटपुट मॉडल दिया, ठीक है, जिसमें उन्होंने कैपिटल एक्यूमुलेशन को ऐड किया, याद रखना। फिर इनपुट आउटपुट मॉडल भी कई फेसेस में डेवलप्ड हो रहा है। पहला 1941 में जो हो रहा है वो फर्स्ट इंपेरिकल इनपुट आउटपुट टेबल बना रहे हैं, अपने पेपर जो पब्लिश कर रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी में, वेस्ले लियोंटिफ, और उनको नोबेल प्राइज भी 1973 में इस चीज के लिए मिल रहा है। बट 1944 में जाके 3 साल बाद ही लियोंटिफ जो है डायनामिक इनपुट आउटपुट मॉडल देते हैं, जिसमें वो कैपिटल एक्यूमुलेशन को भी ऐड करते हैं, ठीक है। देन 1949 आता है, उसके बाद हॉकिंस एंड साइमन आते हैं। तो हॉकिंस एंड साइमन जो है अपनी कंडीशन देते हैं फॉर नॉन निगेटिव इनपुट आउटपुट सोल्यूशन। हमने दो कंडीशन देखी ना कि इनपुट आउटपुट सोल्यूशन जो है हॉकिंस साइमन कंडीशन में कैसे नॉन निगेटिव होनी चाहिए। उन्होंने कहते हैं ना कि डिटरमिनेंट जो है पॉजिटिव हो और ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। तो ये हो गया 1949 का। जो 5 साल बाद हॉकिंस साइमन आते हैं, वो भी अपनी इनपुट आउटपुट पे स्टडी करते हैं और वो देते हैं हॉकिंस साइमन कंडीशन फॉर नॉन निगेटिव इनपुट आउटपुट सोल्यूशन, ठीक है। देन 1953 आता है। 1953 4 ईयर लेटर फिर जो है चेनरी एंड क्लार्क आते हैं, जो कि अप्लाइड इनपुट आउटपुट टू डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड लिंकेज एनालिसिस, ठीक है। तो चेनरी एंड क्लार्क ने क्या किया कि इनपुट आउटपुट को डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में यूज किया एंड लिंकेज एनालिसिस किया, ठीक है। देन 1968 आता है, उसमें अंबिका घोष आते हैं, जो कि सप्लाई साइड इनपुट आउटपुट मॉडल देते हैं। अब तक डिमांड साइड चल रहा था, सप्लाई साइड जो है पहली बार कौन देते हैं, अंबिका घोष 1968 में, जो कि क्या देता है, सप्लाई साइड घोष इनपुट आउटपुट मॉडल, सप्लाई पुश अल्टरनेटिव टू लियोंटिफ, ठीक है। लियोंटिफ के अल्टरनेटिव सप्लाई पुश देते हैं, ठीक है। अच्छा, रियल वर्ल्ड यूज, अगर इकोनॉमिक यूज देखें इसका, तो इंडियन सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है पब्लिश करती है इनपुट आउटपुट टेबल हर 5 साल पे, ठीक है। इंडिया के जो प्लानिंग कमीशन है वो भी यूज करती है इनपुट आउटपुट टेबल, ठीक है। हर फॉर 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान के लिए प्लानिंग कमीशन जो है उस वक्त यूज करती थी इनपुट आउटपुट टेबल, ठीक है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग टारगेट कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट टारगेट कर रहे हो, तो इनपुट आउटपुट मॉडल जो है आपको बताएगा कि कितना आपको स्टील चाहिए, एनर्जी ट्रांसपोर्ट चाहिए, ठीक है। नीति आयोग जो है यूज करता है अपडेटेड इनपुट आउटपुट टेबल, ठीक है, फॉर मेक इन इंडिया प्रोजेक्शन। और इनपुट आउटपुट मल्टीप्लायर जो है आइडेंटिफाई करता है की सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेक्टर विद हाईएस्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक होगा डायनामिक ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज द लास्ट वीडियो ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ओके, थैंक यू।